हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ साइंस पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल के द्वारा मैं 11th एंड 12th क्लास के फिजिक्स के कंसेप्ट को आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसी कड़ी में आज मैं अपने इस वीडियो से शुरुआत कर रहा हूं। उम्मीद है आप सबको ये प्रयास अच्छा लगेगा और फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास फिजिक्स की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरुआत करेंगे। बच्चों, आपको स्क्रीन पर यहाँ कुछ फोटोज दिखाई दे रही हैं। ये कुछ ऐसे फेनोमेनाज हैं जिन्हें हम सभी ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है, जैसे गुब्बारे के द्वारा हमारे बालों को अट्रैक्ट कर लेना, या फिर कार के दरवाजे को खोलते हुए हल्का सा करंट महसूस होना, या फिर जब भी हम अपने सिंथेटिक कपड़ों को या फिर वुलन क्लोथ्स को उतारते हैं तो हमें स्पार्किंग दिखाई देती है या फिर एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है। और ये एक्टिविटी तो सभी ने स्कूल में की ही होगी। एक प्लास्टिक के स्केल को लेकर हम अपने बालों से रगड़ते हैं और जब उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो उन टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े उनसे चिपक जाते हैं। तो आखिरकार ये फेनोमेना क्यों हो रहे हैं? आइए हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये क्या, इन सब के बाल आखिर इस तरह से कैसे खड़े हो गए? है ना अजीब। चलिए हम सब मिलकर इन सब का कारण पता लगाएं और इन सब फेनोमेना के जवाब हमें मिलेंगे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो का यहाँ पर मीनिंग है चार्ज एंड स्टैटिक का मीनिंग है रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसमें हम रुके हुए यानी कि जो चार्ज मूव नहीं कर रहे उनकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of static electric charges or charges at rest. Study of static electric charges or charges at rest. तो आइए अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इन 600 BC थेल्स, जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक अंबर के टुकड़े को जब हम फर के साथ रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इन 17th सेंचुरी विलियम गिलबर्ट ने भी ये डिस्कवर किया कि ग्लास और इबोनाइट भी इसी तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं जब उन्हें हम कुछ सुटेबल मटेरियल से रब करते हैं। The substances which acquire charges on rubbing are said to be electrified or charged. यानी कि यदि हम किसी सब्सटेंस या मटेरियल को रबिंग करें और उसके ऊपर चार्ज आ जाए कुछ, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है या चार्ज हो चुका है। ये जो टर्म है इलेक्ट्रीफाइड, ये कहाँ से डिराइव हुई? तो अंबर, जो सबसे पहले ये मटेरियल यूज किया गया था, तो अंबर को ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसी वर्ड से ये इलेक्ट्रीफाइड वर्ड जो है ये डिराइव किया गया। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शन के द्वारा यानी कि रबिंग के द्वारा जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इफ द चार्जेस इन ए बॉडी डू नॉट मूव, और अगर बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होने के बाद मूव ना कर सके, जैसा कि इंसुलेटिंग बॉडी के केस में होता है, देन द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चार्ज अगर बॉडी में मूव ना कर सके तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। What is charge? Charge is the fundamental property of material object due to which electrical forces arises. मतलब क्या है इसका कि चार्ज मटेरियल ऑब्जेक्ट की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगा पाता है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण होती है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं ये किसकी वजह से होती हैं? मटेरियल में चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से होती हैं। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम है। इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं एंड इट इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। चार्ज को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल Q या फिर स्मॉल q का यूज करेंगे।
आइए अब हम देखते हैं कि चार्ज कितनी तरह का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। अगर हम ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करें तो ग्लास की रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि सिल्क के कपड़े के ऊपर उतना ही इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से यदि हम इबोनाइट की रॉड को फर के साथ रब करें तो इबोनाइट की रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि फर के ऊपर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन है कि चार्ज को हम पॉजिटिव कह रहे हैं या नेगेटिव कह रहे हैं, दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। नोट, इन 1700s टू टाइप्स ऑफ चार्जेस वर नॉट कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो चार्जेस थे 1700s में, इनको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहा जाता था, इनको एक्चुअल में कहा जाता था विट्रस एंड रेजिनस। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि ग्लास जिसके ऊपर सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज आया, ग्लास को लैटिन वर्ड में कहते हैं विट्रम, तो यहीं से वर्ड निकला विट्रस। ग्लास के ऊपर जो चार्ज आ रहा है उसको कहा गया विट्रस। और इसी तरह से अंबर, अंबर एक रेजिन था, तो अंबर या फिर इबोनाइट रॉड को जब हम फर के साथ रगड़ते हैं उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसे कहा जाता था रेजिनस। तो यहाँ विट्रस मटेरियल्स जो है वो कौन कौन से हैं हमारे पास? ग्लास है, क्रिस्टल है, जेम्स हैं, ये हमारे विट्रस मटेरियल्स हैं। और अंबर और सिल्क ये रेजिनस मटेरियल्स हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी को कितने तरीकों से हम चार्ज कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम एक बॉडी P को दूसरी बॉडी Q के साथ रबिंग करें, यानी कि P और Q बॉडीज को आपस में एक दूसरे से रगड़ें, तब उनके ऊपर इस तरह से जो चार्ज पैदा हो रहा है, इस मेथड को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इन दिस केस बोथ द बॉडीज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इस केस में दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज होगा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। जैसे हम ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ जब रब करते हैं तो ग्लास की रॉड पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क के कपड़े के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। तो रबिंग के द्वारा यदि हम चार्ज पैदा कर रहे हैं किसी बॉडी पे, उसको हम बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन। A body P can be charged by putting it in direct contact with another charged body। यानी कि एक अनचार्ज बॉडी P को हम चार्ज कर सकते हैं। कैसे? यदि हम इसको एक दूसरी चार्ज्ड बॉडी Q के डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दें। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, एक पिथ बॉल है जो अनचार्ज बॉडी है, ये मान लेते हैं हमारी P बॉडी है, और दूसरी एक चार्ज्ड इबोनाइट रॉड है, ये हमारी बॉडी Q है। हम दोनों को इन दोनों को आपस में अगर दो कांटेक्ट में करके रख दें, जैसा स्टेप 2 में दिखा रखा है, तो क्या होता है कि इबोनाइट रॉड का कुछ चार्ज पिथ बॉल के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद यदि हम इबोनाइट रॉड को उससे अलग भी कर दें, फिर भी पिथ बॉल के ऊपर कुछ चार्ज रह जाता है। परंतु इस केस में क्या हो रहा है कि जो पहली चार्ज बॉडी है उसका चार्ज क्या हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज था वही चार्ज कुछ अमाउंट में दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो गया है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस मेथड में हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट के, यानी बिना संपर्क में लाए चार्ज बॉडी से हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो इन 5 स्टेप के बीच में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने एक अनचार्ज बॉडी ली, मेटेलिक सफियर लिया, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर माउंट किया हुआ है ताकि इसके ऊपर जो भी चार्ज पैदा हो रहा है वो नीचे अर्थ में ना जा सके। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक इबोनाइट की नेगेटिवली चार्ज रॉड लेते हैं। जैसे इस रॉड को हम इस सफियर के पास में लाते हैं, तो क्योंकि ये कंडक्टिंग सफियर है तो इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा ये इबोनाइट रॉड के पास वाले एंड पर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इबोनाइट रॉड के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज सफियर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और नेगेटिव चार्ज जो भी होगा इस मेटेलिक सफियर पे उसको वो रिपेल करेगा और वो दूर वाले एंड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो दूर वाला एंड है इसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इस सफियर को अर्थ से कनेक्शन करते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ में फ्लो हो जाता है, और इसके बाद हमें अर्थ का कनेक्शन यहाँ से रिमूव कर देना है। और उसके बाद जब हम इस रॉड को, इबोनाइट रॉड को इसके पास से दूर लेके जाएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो एक एंड पे सिर्फ एक्यूमुलेटेड था वो पूरे के पूरे सफियर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया बिना एक्चुअल कांटेक्ट के। और क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए जो चार्ज बॉडी थी उसका चार्ज भी कम नहीं होगा, जैसा कि कंडक्शन के केसेस में हुआ था।
अभी तक हमने देखा कि जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आ जाता है, परंतु ये चार्ज आता कहाँ से, इसका क्या कारण है, अब हम इसको जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टर्म का पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल ये क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। यानी कोई भी एक मटेरियल है, उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकालना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी, कम से कम जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो उसका वर्क फंक्शन कहलाएगी। तो हर मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। यहाँ पे एक टेबल दिखा रखा है आपको। ये जो टेबल है इसमें ऊपर की साइड जितने भी मटेरियल हैं, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम चलें तो वर्क फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ह्यूमन हैंड्स का वर्क फंक्शन कम होता है, ग्लास का उससे ज्यादा होता है, ह्यूमन हेयर्स का उससे ज्यादा होता है, नायलॉन का उससे ज्यादा होता है, और इस तरह से नीचे नीचे चलते जाए तो इबोनाइट का और ज्यादा है, प्लास्टिक रैप का और ज्यादा है, और टेफ्लॉन का सबसे ज्यादा है। तो यदि वर्क फंक्शन कम होगा तो वो मेटेरियल इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और यदि वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती जाएगी, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो इस टेबल में अगर हम मटेरियल्स को ऊपर की तरफ देखें तो ये वो मटेरियल्स हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, और नीचे की तरफ जो मटेरियल हैं वो ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास का वर्क फंक्शन कम है और सिल्क का वर्क फंक्शन ज्यादा है, यानी कि ग्लास जो है वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जब हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करेंगे तो जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा होती है, और वो जो हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब हम ग्लास को और सिल्क को रब करते हैं आपस में तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी चाहिए मटेरियल से बाहर जाने के लिए, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है। तो ग्लास और सिल्क को जब हम आपस में रगड़ेंगे तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके सिल्क में चले जाएंगे। इस वजह से ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आइए इसको हम इस डायग्राम से भी समझते हैं। तो रबिंग से पहले मान लेते हैं ये दो मटेरियल हैं। अभी इसमें मटेरियल हमने लिया इबोनाइट रॉड और फर। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो कैट्स फर यहाँ ऊपर आ रहा है हमारे पास, और इबोनाइट यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि कैट फर का जो वर्क फंक्शन है वो कम है और इबोनाइट रॉड का वर्क फंक्शन ज्यादा है। यानी कि कैट फर जो है वो ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है। तो जब हम कैट फर के साथ इबोनाइट को हम रबिंग करेंगे, रगड़ेंगे, तो जो हीट पैदा होगी उसके कारण क्या होगा, इस डायग्राम पे आ जाते हैं हम। तो इबोनाइट रॉड और कैट फर, स्टार्टिंग में क्या था, जब हमने इनको आपस में रब नहीं किया था तो इबोनाइट रॉड के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे, और टोटल चार्ज इनके ऊपर, इसके ऊपर क्या था, 0। इसी तरह से कैट फर के ऊपर भी रबिंग से पहले टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज वो क्या था, इक्वल था। इस वजह से नेट चार्ज इसका क्या हो गया, 0। पर जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण क्या है, कैट फर का क्योंकि वर्क फंक्शन कम है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाते हैं, इबोनाइट रॉड के पास चले जाते हैं। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो किसके पास चले गए, इबोनाइट रॉड के पास चले गए। तो जैसा ये अगले डायग्राम में आफ्टर रबिंग दिखा रखा है, तो मान लेते हैं यहाँ से ये तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और ये रबिंग के बाद किसके पास चले गए, इबोनाइट रॉड के ऊपर चले गए। तो अब इन ऑल अगर हम टोटल चार्ज देखें इबोनाइट रॉड का या फिर फर का, तो इबोनाइट रॉड के ऊपर टोटल पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वो तो थे ही, पर 3 माइनस के चार्ज और आगे, मतलब टोटल जो चार्ज इसका हो गया -3। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लेते हैं -1, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -3। इसी तरह से यहाँ पे अगर नेट चार्ज देखें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसके ऊपर क्या हुआ, चार्जेस जो हैं प्लस के चार्जेस वो ज्यादा हो गए, तो 3 प्लस के चार्जेस यहाँ पे बढ़ गए। तो इसका मतलब 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया इबोनाइट रॉड के ऊपर और 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया फर के ऊपर। तो इस तरह से दोनों बॉडीज क्या हो गई, चार्ज, एक बॉडी पे जितना माइनस का चार्ज आया दूसरी बॉडी पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब हम दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से वो चार्ज आ रहा है, केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन वो दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है और जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो चार्जिंग ए रॉड बाय रबिंग डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी।
but simply transfers or redistribute the charges in a material। यानी कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे रबिंग के द्वारा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होती, केवल क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का या तो ट्रांसफर होता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उन दोनों के मटेरियल के बीच में। Therefore, cause of charging by rubbing is actual transfer of electron from a lower work function body to body at higher work function। यानी कि चार्जिंग का कारण क्या है कि जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट लेक्चर यूनिट 1 का। अगर कोई क्वेश्चन और सजेशन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।